आप लोगों ने ये वीडियो तो जरूर देखा होगा जिसमें दिखाया जा रहा है कि कैसे मून सी टाइड्स को क्रिएट करता है। पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये एक्सप्लेनेशन पूरी तरह सही नहीं है। मून की ग्रेविटी इतनी पावरफुल नहीं है कि वो ओशंस को लिफ्ट करके खींच सके अपनी तरफ, बल्कि सही एक्सप्लेनेशन ये है कि मून की ग्रेविटी ओशंस को सिर्फ स्क्वीज करती है। वास्तव में मून की ग्रेविटी जब ओशन को अपनी तरफ खींचती है तो मून के सामने वाले हिस्से का पानी बाहर की तरफ खींच जाता है। इस खींचाव की वजह से साइड वाले दोनों हिस्सों में दबाव पड़ता है। अब क्योंकि समुद्र इतना विशाल है तो ये साइडवेज पुश समुद्र के पानी में प्रेशर क्रिएट करता है। इसीलिए इस प्रेशर की वजह से मून के दूसरे तरफ का पानी भी थोड़ा बाहर की तरफ खींच जाता है। एक और चीज है जो हमें मिस नहीं करना चाहिए, सन की ग्रेविटी का भी इन्फ्लुएंस इन टाइड्स पर पड़ता है, पर उसका पुल ऑलमोस्ट आधा होता है मून की ग्रेविटी से। क्योंकि सन बहुत बड़ा जरूर है पर उतना ही दूर भी है। जब सन, मून और अर्थ तीनों एक लाइन में आते हैं तब सन और मून दोनों की ग्रेविटी इफेक्ट करती है और उस टाइम हमें एक्स्ट्रा लार्ज टाइड्स देखने को मिलते हैं। क्या आप जानते हैं कि धरती पर एक ऐसी जगह भी है जहां लाखों सालों से बारिश नहीं हुई है? इस जगह का नाम जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। दोस्तों 20-25 सेकंड में सारी जानकारी देता हूं, बस आप लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कर दीजिए। इस जगह का नाम मैकमर्डो ड्राई वैली है जो अंटार्कटिका में है। अंटार्कटिका को दुनिया की सबसे खतरनाक जगह भी माना जाता है। मैकमर्डो ड्राई वैली को धरती का सबसे सूखा इलाका माना जाता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि इस जगह पर 10 लाख साल से बारिश हुई ही नहीं है। हालांकि बारिश न होने के बावजूद भी इस जगह पर कुछ बैक्टीरिया जिंदा है। यह खोज वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देती है। मैकमर्डो ड्राई वैली में तूफानी हवाएं भी चलती हैं जिनकी रफ्तार 320 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती है। ऐसी तूफानी हवाओं के बीच किसी का रहना नामुमकिन है। 2025 में दुनिया से इंटरनेट खत्म होने वाला है। जी हाँ, वैज्ञानिकों का मानना है कि 2025 में एक विशाल सोलर स्टॉर्म सूरज से पृथ्वी पर आने वाला है, जो रोजाना आने वाले सोलर स्टॉर्म से कई गुना बड़ा और भयानक होगा। ये सोलर स्टॉर्म सूर्य की सतह पर होने वाले बहुत ही बड़े और विशाल विस्फोट हैं जिसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में रेडिएशन निकलती है। ये हानिकारक रेडिएशन लगभग एक न्यूक्लियर ब्लास्ट के बराबर होती है और वो सोलर स्टॉर्म इतना भयानक होगा कि पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड भी उसे रोक नहीं सकेगी, जिससे दुनिया भर की सभी सैटेलाइट और मोबाइल टावर काम करना बंद कर देंगे। আপনি কি জানেন যে মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সির ফটো আমরা ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছি? আসলে ওইটা মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সির আসল ফটোই নয়। শুনতে অনেকটা আজব লাগলেও এটাই সত্য। আসলে মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সির ফটো আমাদের সোলার সিস্টেমের স্টার প্ল্যানেট নেবিউলা আর পাশের গ্যালাক্সিকে স্টাডি করে বানানো হয়েছে। এখন পর্যন্ত আপনি মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সির যে ফটো দেখেছেন ওই সব কিছুই প্রেডিক্টেবল। এর মানে আমরা ভুলও হতে পারি। সত্য এটা যে আমরা মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সির ফটো নিতেই পারবো না, কারণ আমরা নিজেরাই এই গ্যালাক্সির ভিতর থাকি। মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সির ফটো নিতে হলে আমাদের এই গ্যালাক্সির বাইরে যেতে হবে, যেটা বর্তমানে অসম্ভব। যদি আমরা আলোর গতিতেও ট্রাভেল করি তবুও মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সি থেকে বের হতে প্রায় 2 লক্ষ বছর লাগবে। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड में हर सेकंड क्या होता है? खैर, 120 बड़े ब्लैक होल पैदा होते हैं, 91,200 तारे फटते हैं, 1260,000 तारे पैदा होते हैं, 1560 मिलियन ग्रह बनते हैं, आकाशगंगा 1000 किलोमीटर की यात्रा करती है और 500 मीटर तक बढ़ती है, और यह सब सिर्फ 1 सेकंड में होता है। मंगल ग्रह पृथ्वी के उतना करीब नहीं है जितना हम सोचते हैं, और अगर मंगल ग्रह पर कोई इंसान होता तो उनसे कम्युनिकेट करने में जो समय लगता वो आपको हैरान कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि हम एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं तो वे वास्तव में प्रकाश की गति से चलते हैं। प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है और अर्थ की परिधि 40,000 किलोमीटर है। इसका मतलब है कि प्रकाश की गति से 1 सेकंड में पृथ्वी के चारों ओर 7 बार चक्कर लगाया जा सकता है। पर मंगल ग्रह के मामले में ऐसा नहीं है। जिस समय मंगल पृथ्वी के सबसे करीब होता है उस समय दोनों के बीच की दूरी 55 लाख किलोमीटर होती है, और प्रकाश की गति से मंगल तक संदेश भेजने में 3 मिनट और 3 मिनट जवाब देने में लगेंगे। 3 मिनट सुनने में उतना बुरा नहीं लगता, लेकिन यदि मंगल सूर्य के दूसरी ओर होता है तब संदेश भेजने में 22 मिनट का समय लगता है। इसका मतलब है कि आप मंगल ग्रह पर किसी के साथ फेस टाइम या फोन पर बात नहीं कर सकते। क्या आपने सोचा है अगर चांद की जगह जुपिटर हमारी पृथ्वी के करीब होता तो क्या होता? जुपिटर, जो कि साइज में हमारी पृथ्वी से कई गुना बड़ा है, इसमें लगभग 1300 पृथ्वी आराम से समा सकती है। जुपिटर के इतने बड़े साइज की वजह से इसका ग्रेविटेशनल पुल भी पृथ्वी से बहुत ज्यादा है। अगर जुपिटर चांद की जगह होता तो पृथ्वी पर कोई भी चीज ठीक से नहीं रुक पाती। हर चीज को जुपिटर अपनी ओर खींच लेता। जुपिटर पर हाइड्रोजन और हीलियम गैस की मात्रा इतनी ज्यादा है कि उसकी वजह से हमें पृथ्वी पर भी सांस लेना मुश्किल हो जाता। हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक दंग कर देने वाले प्लैनेट को खोज निकाला है। आप सोच रहे होंगे ऐसी क्या खास बात है इस प्लैनेट में? तो जवाब है इस प्लैनेट की ग्रेविटी, जो आपको हैरान कर देंगी। यह प्लैनेट हमारी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा में मौजूद है। वैज्ञानिकों के हिसाब से अगर आप इस प्लैनेट पर आवाज लगाओगे तो वह आवाज लगभग 800 मीटर तक जाएगी।
जो हमारी पृथ्वी पर 100 मीटर तक ही जाती है। मतलब कि जो वस्तु पृथ्वी पर 1 किलोग्राम की है, वही चीज इस प्लेनेट पर लगभग 50 किलोग्राम की हो जाएगी। इस ब्रह्मांड में कोई भी घटना होने के लिए कोई ना कोई कारण जरूर होता है। हमारा ब्रह्मांड देखने में जितना अनबैलेंस्ड दिखाई देता है, उतना है नहीं, क्योंकि इस ब्रह्मांड में घटित होने वाली कोई भी घटना को मैथमेटिक्स की सहायता से प्रिडिक्ट किया जाता है। ओवरऑल देखा जाए तो ये पूरा यूनिवर्स मैथमेटिकली डिफाइन है। ये ब्रह्मांड इतना परफेक्टली कैसे काम करता है, ये बात हमेशा वैज्ञानिकों को परेशान करती है। कोई तो होगा जिसने इसे डिजाइन किया है। हम लोगों को लगता है कि हमारी पृथ्वी बहुत बड़ी है, लेकिन क्या आप जानते हैं ब्रह्मांड में ऐसे भी ग्रह हैं जिसके सामने हमारी पृथ्वी एक चींटी के बराबर भी नहीं। देखिए, ये है हमारी पृथ्वी और इससे कई गुना बड़ा है जुपिटर, जिसके अंदर 1300 पृथ्वी समा सकती है। और इससे भी बड़ा है हमारा सूर्य, जिसके सामने जुपिटर मात्र 1 मटर के दाने जितना बड़ा है। और ये है स्टीफेंसन, जो हमारे सूर्य से 2158 गुना बड़ा है। और इससे भी बड़ा है TON नाम का एक ब्लैक होल, जो हमारे सूर्य से 2,80,000 गुना बड़ा है। और इससे भी बड़ा है ओमेगा नाम का एक कॉन्स्टिलेशन। और इस सबसे बड़ा है हमारा मिल्की वे गैलेक्सी, जिसमें वो सारी चीजें आती है जो मैंने अभी तक आपको बताया है। वैसे तो ब्लैक होल में कोई इंसान चला गया तो उसका वापस आना नामुमकिन है, लेकिन क्या होगा अगर कोई इंसान ब्लैक होल में जाकर वापस आ जाए? आइए जानते हैं। मान लीजिए आप एक स्पेसक्राफ्ट में बैठकर घूम रहे हो और घूमते घूमते एक बड़े ब्लैक होल के पास आ जाए। जब तक आपको इस चीज का पता चलता है, तब तक आपको ब्लैक होल खींचकर अपने पास ला चुका होगा। अब आप अपने को ब्लैक होल से दूर ले जाना चाहते हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता और आप ब्लैक होल के अंदर पूरी तरीके से चले जाते हो। लेकिन कुछ देर बाद आप ब्लैक होल से बाहर निकल गए, उसके बाद तुरंत बाद पृथ्वी पर आ गए। लेकिन आप देखोगे यह सब कुछ बदल जाएगा और आपका परिवार, आपके दोस्त कहीं पर नजर नहीं आएंगे, क्योंकि वो सब मर चुके होंगे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप जब ब्लैक होल के अंदर गए थे तो आपके लिए टाइम रुक गया था, जो कि ग्रेविटी टाइम को इम्पैक्ट करती है। जितनी ज्यादा ग्रेविटी होगी, उतनी कम टाइम की स्पीड होगी। ब्लैक होल पर आपके लिए कुछ पल थे, लेकिन पृथ्वी पर हजारों साल बीत चुके होंगे। दिसंबर 2024 ये वो तारीख है जिसने वैज्ञानिकों की नींद उड़ा के रख दी है, क्योंकि उस दिन उन्होंने सूरज के सेंटर में एक बहुत बड़े खड्डे को डिस्कवर किया था। पहले तो वो खड्डा एक काले धब्बे की तरह दिख रहा था, तो वैज्ञानिकों ने इसे सीरियस नहीं लिया। लेकिन जब गौर से इस पर रिसर्च की गई तो ये पता चला कि सूरज के मध्य में एक बहुत बड़ा खड्डा हो चुका है, जिसकी चौड़ाई 8 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा बताई जा रही है। ये खड्डा इतना बड़ा है कि इसमें 80 पृथ्वी समा सकती है। और इस खड्डे की सबसे डराने वाली बात यह है कि इस खड्डे से एक सोलर स्टॉर्म निकलकर धरती की ओर चल पड़ी है, जो 2026 तक हमारे पूरे सौरमंडल समेत धरती को भी चपेट में ले लेगी, जिससे धरती पर वायरलेस कम्युनिकेशन पूरी तरह खत्म हो जाएगी। यानी कि इंटरनेट से लेकर बिजली तक कई दिनों के लिए खत्म हो जाएगी। और इसका हल निकालने के लिए वैज्ञानिक रात दिन एक कर दिए हैं। आपको पता है कि जुपिटर बाकी ग्रहों की तरह सन को ऑर्बिट नहीं करता है, क्योंकि जुपिटर बाकी ग्रहों की तुलना में बहुत विशाल है, जिस पर सन की ग्रेविटी का प्रभाव नहीं पड़ता है। दरअसल सन से करीब 55,000 किलोमीटर दूर एक जगह है जिसे जुपिटर और सन दोनों ऑर्बिट करते हैं। इस जगह को बैरी सेंटर कहा जाता है। बैरी सेंटर सबसे ज्यादा मास वाले ऑब्जेक्ट के पास पाया जाता है और हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा मास वाला ऑब्जेक्ट सन है। इसलिए ये सन से करीब 55,000 किलोमीटर दूर मौजूद है, यानी कि बाकी के ग्रह सूरज का चक्कर लगाते हैं। लेकिन जुपिटर के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि जुपिटर सन की बजाय बैरी सेंटर को ऑर्बिट करता है। कुछ ही दिन में चाइना का यह परीक्षण आपके रोंगटे खड़े कर देगा, क्योंकि चीन दुनिया का वो सबसे खतरनाक परीक्षण करने जा रहा है, जिसके असफल होने से सभी देशों का भयंकर नुकसान हो सकता है। आपने सुना ही होगा कि चीन ने एक कृत्रिम सूर्य बनाया है, जिसने अब तक 100 मिलियन सेल्सियस तक टेम्परेचर उत्पन्न करने की कैपेसिटी हासिल कर ली है। 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे के अवसर पर चीन इस कृत्रिम सूर्य का परीक्षण करने जा रहा है। परंतु अगर परीक्षण के समय इसके द्वारा उत्पन्न किया गया अत्यधिक टेम्परेचर फ्यूजन को संभालना मुश्किल हो गया, तो इसकी रेडिएशन दुनिया में फैल जाएगी। वह विश्व भर में कोरोना से भी सैकड़ों गुना ज्यादा नुकसान हो सकता है। आपको पता है कि जानवर वो सब चीजें देख सकते हैं जो हम इंसान नहीं देख सकते। हम लाइट के केवल कुछ ही हिस्से को देख पाते हैं, जिसे विजिबल लाइट कहा जाता है। लेकिन अगर हम एक बिल्ली की आंखों से देखते हैं तो ये दुनिया कुछ ऐसी दिखाई देगी। बिल्लियां रेड और ग्रीन कलर को नहीं देख सकती, ये ब्राउन, येलो और ब्लू शेड में ही देखती है। बिल्लियों का नाइट विजन हमसे 6 गुना ज्यादा होता है। ये अल्ट्रा वायलेट लाइट भी देख सकती है। अब अगर हम एक सांप की आंखों से देखते हैं तो हमें ऐसा लगेगा कि हम किसी थर्मल ग्लास के थ्रू दुनिया को देख रहे हैं, क्योंकि सांप सिर्फ और सिर्फ हीट को डिटेक्ट कर सकता है। इनके लिए ये दुनिया सिर्फ ऑरेंज और येलो कलर में ही होती है। अब अगर हम किसी मक्खी या मच्छर की आंखों से देखें तो हमें फ्लैश की सुपर पावर मिल जाएगी, क्योंकि इनकी आंखें हजारों लेंसेज से बनी होती है, जिन्हें ओमाटिडिया कहा जाता है। ये किसी भी ऑब्जेक्ट को स्लो मोशन में देखती है, इसलिए उनके लिए टाइम अलग तरह से चलता है।
और यही कारण है कि हम किसी भी मक्खी या मच्छर को नहीं पकड़ पाते हैं। जानते हैं दोस्तों कौन सा मैन मेड ऑब्जेक्ट धरती से सबसे ज्यादा दूर है? इसका सही जवाब है वॉयजर 1 स्पेसक्राफ्ट। इसे 1977 में लॉन्च किया गया था और 46 सालों से ये चले जा रहा है। साल 2012 में इसने सोलर सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस कर लिया था और ये इंटरस्टेलर स्पेस में आ गया था। इसका मतलब ये है कि किसी कारण की वजह से धरती खत्म भी हो जाता है, इंसानों का कोई नामो निशान भी नहीं बचता, तब ये है कि वॉयजर 1 स्पेसक्राफ्ट जरूर इंसानों के द्वारा बनाई चीज होगी जिसे एलियंस ढूंढ सकते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो इस स्पेसक्राफ्ट में है वो है एक गोल्डन फोनोग्राफ रिकॉर्ड। धरती के ऊपर मौजूद लाइफ और कल्चर को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ आवाजें और इंसानों के कुछ फोटोज डाले हैं ताकि कोई एलियन अगर इसे देखे तो समझ पाए कि धरती पर कैसा कल्चर हुआ करता था। तो उम्मीद बस यही है कि होपफुली एलियंस एक्चुअली इसे समझ पाए कि इस डिस्क को प्ले कैसे करते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक समुद्र का पानी भारी मात्रा में लीक हो रहा है और ऐसा चलता रहा तो 2050 तक अब तक का सबसे बड़ा प्रलय आ सकता है। रिसर्चर्स ने यूएस के वेस्ट कोस्ट से करीब 80 किलोमीटर दूर पैसिफिक ओशन में एक बहुत बड़े होल डिटेक्ट किया है जिसकी वजह से समुद्र का पानी भारी मात्रा में लीक हो रहा है, जो वैज्ञानिकों के अनुसार बहुत ही जल्द यूएस की जमीन पर 1000 हिरोशिमा बम के फटने जितनी तबाही मचा सकता है। जहां पर यह होल डिटेक्ट हुआ है वहां पर हमारी पृथ्वी के 2 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करती है और उन्हें स्मूथली ग्लाइड कराने में ग्राउंड वाटर की रिजर्व मदद करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि रिसर्चर्स को जो बड़े होल्स मिले हैं उन्हीं के जरिए ये फ्रेश ग्राउंड वाटर के रिजर्व्स तेजी से भारी मात्रा में पैसिफिक ओशन में लीक हो रही है और इस फ्रेश ग्राउंड वाटर के खत्म होने से प्लेट्स के बीच में फ्रिक्शन बढ़ता चला जाएगा, जिसकी वजह से यूएस में सबसे बड़ा तबाही या फिर सुनामी आ सकता है। पृथ्वी पर रहने वाले सभी इंसानों के लिए एक खुशखबरी है। अब से कुछ ही महीनों बाद रात के आसमान में एक तारा हमारी आंखों के सामने फटने वाला है जिसे आप इंडिया में रहकर भी अपनी आंखों से देख सकते हो, वो भी बिना किसी टेलीस्कोप की मदद से। ये तारा लगातार 2 से 3 दिन तक फटता हुआ दिखेगा और फिर 80 साल तक गायब रहेगा। इस तारे को देखने के लिए आपको बस आसमान में नॉर्थर्न क्राउन की तरफ देखना। हमारा चांद पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूरज का, परंतु आधे से अधिक लोगों को यही पता होगा कि सूर्य स्थिर है, परंतु ये पूरा सच नहीं है। हमारा सूर्य स्थिर नहीं है, बल्कि ये हमारे आकाश गंगा के केंद्र में स्थित सेजिटेरियस ए नामक ब्लैक होल का चक्कर लगाता है। और बल्कि सूरज ही नहीं, हमारा पूरा सौरमंडल इसका चक्कर लगाता है। हमारे सौरमंडल को सेजिटेरियस ए ब्लैक होल का एक चक्कर लगाने में पूरे 225 मिलियन वर्षों का समय लगता है। इस पीरियड को हम 1 गैलेक्टिक ईयर कहते हैं और हम अभी तक सिर्फ 20 चक्कर ही लगा पाए हैं। कुछ लोग मानते हैं एलियंस जैसा कुछ नहीं होता। उनका कहने का साफ मतलब ये है कि हम जीव जो भी हैं, हमारे अलावा इस अंतरिक्ष में कहीं और कोई दूसरा जीव मौजूद नहीं है। लेकिन अगर मैं भी आपसे कहूं कि पृथ्वी पर यह जो समंदर है इसमें सिर्फ एक ही मछली मौजूद है, तो क्या आप मेरी बात मानोगे? नहीं मानोगे और कहोगे कि इतने बड़े समंदर में सिर्फ एक ही मछली कैसे हो सकती है? हां, यही बात है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये ब्रह्मांड समंदर से खरबों खरबों गुना ज्यादा बड़ा है और ये है हमारी वो गैलेक्सी जिसमें हमारे सूर्य के साथ हमारी छोटी सी पृथ्वी मौजूद है। और इसमें सिर्फ हमारा सूर्य ही अकेला नहीं है, बल्कि ये सब तारे जो हमें रात में दिखाई देते हैं ये सब भी सूर्य ही हैं और इनका भी पृथ्वी जैसे ही ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, बल्कि पृथ्वी से भी अच्छे वातावरण वाले। ये हमने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा देखा है, लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप किसी भी ग्रह के अंदर नहीं देख पाता क्योंकि ऐसी कोई टेक्नोलॉजीज बनी ही नहीं है। लेकिन अगर पृथ्वी से भी अच्छे वातावरण वाले ग्रह मौजूद हैं तो उन पर जीवन भी जरूर पनपा होगा। और इस ब्रह्मांड में तो क्वाड्रिलियंस गैलेक्सीज मौजूद हैं जिनमें पता नहीं कैसे कैसे ग्रह और कैसा कैसा जीवन मौजूद हो सकता है। लेकिन वाकई में अगर हम ब्रह्मांड में अकेले ही हुए तो हम क्या करेंगे? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि रात का आसमान काला क्यों है जबकि ब्रह्मांड में तो इतने सारे तारे मौजूद हैं? आपकी तरह ही एक बार एक जर्मन एस्ट्रोनॉमर हाइनरिच विल्हेल्म ओल्बर्स ने भी 19वीं शताब्दी में इस सवाल को पूछा था कि जब ब्रह्मांड स्टैटिक है और इन्फिनिट है और बिलियंस ऑफ स्टार्स है इसके अंदर, तो रात का आसमान ज्यादा ब्राइट दिखना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है और इसे ही हम कहते हैं दी ओल्बर्स पैराडॉक्स। अब देखो दोस्तों, इसके पीछे का कारण छुपा है लाइट की स्पीड के फाइनाइट होने और यूनिवर्स के एक्सपैंड होने में। असल में हमारा यूनिवर्स लाइट से भी ज्यादा तेजी से फैल रहा है और इसी एक्सपेंशन के कारण दूर मौजूद स्टार्स की लाइट वेव्स हमारे पास आते आते इतना ज्यादा स्ट्रेच हो जाती है कि वो विजिबल लाइट से रेडियो वेव्स में बदल जाती है, जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। और चूंकि लाइट भी एक फाइनाइट स्पीड से ही ट्रेवल करती है, इसलिए बिलियंस ऑफ स्टार्स होने के बावजूद उनकी लाइट एक ही साथ हमारे पास नहीं पहुंच पाती। आइंस्टाइन ने बताया था कि लाइट की स्पीड इस यूनिवर्स की स्पीड लिमिट है।
मतलब इस ब्रह्मांड में कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट से फास्ट ट्रैवल नहीं कर सकता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? फास्टर देन लाइट ट्रैवल कॉजालिटी के प्रिंसिपल को ब्रेक करता है। आओ इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन करो आपके फर्श पर एक कांच का ग्लास टूटा हुआ है। मतलब ये ग्लास गिरने की वजह से ही टूटा होगा। तो ग्लास का गिरना कॉज होता है और गिरने के बाद टूटना उसका इफेक्ट, यानी कि बिना किसी कॉज के कोई इफेक्ट नहीं होता है। मतलब कॉज हमेशा ही इफेक्ट से पहले आएगा। अब देखो, लाइट की स्पीड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की भी स्पीड होती है, जो हमें सबसे फास्ट इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम करती है। अब मान लो ब्रह्मांड में कहीं 1 साल पहले सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ होगा और उसकी लाइट आज हम तक आती है। मतलब उसकी इंफॉर्मेशन हम तक आज पहुंची है। अब अगर इंफॉर्मेशन की स्पीड लाइट से फास्ट हो जाए तो हमें एक्सप्लोजन होने के बारे में पहले से ही पता होगा। मतलब इफेक्ट पहले होगा और कॉज बाद में। क्या आपको पता है एक नॉर्मल एयरप्लेन के मुकाबले एक फाइटर जेट की नाक इतनी ज्यादा लंबी क्यों होते हैं? क्या फाइटर जेट अपनी नाक से भी दुश्मन पर हमला कर सकता है? चलिए बताते हैं दोस्तों। पहले पैसेंजर प्लेन की नाक भी फाइटर जेट की तरह लंबी बनाया जाता था, लेकिन बाद में इसे धीरे धीरे उसे कम कर दिया और अब यात्री प्लेन की नाक एक गुंबद की तरह बनाई जाती है, क्योंकि अब इन प्लेन को यात्रियों की सुरक्षा के लिए 900 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की स्पीड में नहीं चलाया जाता। लेकिन एक फाइटर जेट की नाक इससे कहीं ज्यादा लंबी होती है, जिसमें एक होल भी बना होता है जिससे बाहर के हवा प्लेन के अंदर आते रहते हैं। इसे पीटोड स्टैटिक ट्यूब कहा जाता है। लेकिन इसकी नाक लंबी क्यों रखी जाती है? तो दोस्तों, एक उड़ते हुए फाइटर जेट की स्पीड कम से कम 2000 किलोमीटर प्रति घंटा होते हैं, जिसमें यह लंबी नाक हवा को काटते हुए तेज स्पीड से फ्लाई करने में मदद करते हैं।